गांव के चाउमीन। गांव में चाउमीन का चलन अभी अच्छे से नहीं आया था, लेकिन सुरेश शहर से चाउमीन बनाना सीखकर गांव में ठेला लगाता है। अरे ये केचुआ है क्या भैया? कैसे खाया जाता है? अरे नहीं नहीं, ये चाउमीन है। चाउमीन शहर में खाया जाता है। कितने की दे रहे हो सुरेश? 10 रुपए की प्लेट भरकर। तभी वहां शहर से पढ़ा एक लड़का आता है। जरा एक प्लेट चाउमीन तो देना। सुरेश उसे चाउमीन देता है। उसे चाउमीन खाता देख गांव वाले भी उससे चाउमीन ले लेते हैं और खाने लगते हैं। अरे वाह सुरेश भैया, कमाल की बनाए हो। 2 प्लेट मेरे बच्चों के लिए भी पैक कर दो। बस फिर क्या था, सुरेश का ठेला लगता है और चाउमीन खरीदने वालों की लाइन लग जाती है। तभी वहां से गांव का साहूकार होकर गुजरता है। और ये क्या भीड़ लगी है? लगता है झगड़ा हो गया है गांव में। चलूं मैं अभी तो मजे ले लूं। अरे कहाँ है, इतनी भीड़ लगी है यहाँ? लड़ाई हो गई है क्या? अरे साहूकार साहब, ना ना ना, कोई लड़ाई ना हुई है। ये तो सुरेश की दुकान है चाउमीन की। हम लोग चाउमीन खाने आए हैं, आप भी खाइए ना। साहूकार चाउमीन खाता है और सुरेश की तरफ देखता है, जो सारे दिन के पैसे गिन रहा होता है। अरे सुरेश, क्या लागत है इस काम की? अरे साहूकार जी, आप अब आए तो ये पूरे 10,000 रुपए ले जाइए, जो पिछले साल शहर जाने से पहले आपसे लिए थे ना। लागत तो क्या कहे, जो आपने दिया था उसी में सीखा भी है और दुकान भी खोल ली। अरे पैसे इतने जल्दी क्या जरूरत थी? कैसे जरूरत नहीं थी साहूकार जी, इतना मोटा ब्याज कहाँ से भरते। साहूकार को अब सुरेश की दुकान को हड़पने की लालच आ जाती है। नाना करते ये सारे दिन में 500 रुपए कमा ही लेता है। अरे गांव में ये ऐसे ही कमाता रहा तो कहीं ब्याज का काम ना शुरू कर दे। अरे भैया, कोई ना कोई जुगाड़ तो करना पड़ेगा। अब साहूकार घर आ जाता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है। हाँ जी, ये तो मैंने भी सुना है कि सुरेश के हाथ की चाउमीन नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया। अरे हाँ हाँ, सही ही कहते हैं। मैं अभी खा कर ही आ रहा हूँ। अरे भाग्यवान है, कितना अच्छा हो ना अगर वो पैसा हम लोगों को मिल जाए। क्यों? हैं? हाँ, वो तो है, लेकिन कैसे? हम लोगों को तो चाउमीन बनाना आता ही नहीं है। साहूकार और उसकी बीवी अब रोज चुपके से सुरेश के घर जाते हैं और खिड़की से उसे चाउमीन बनाते देखते। अब क्या था, दोनों को चाउमीन बनाना आ जाता है। फिर एक रोज, और सुरेंद्र, तुझे साहूकारनी ने बुलाया था। बोल रही थी कि बेटे के जन्मदिन में 10 किलो चाउमीन का ऑर्डर देना है। बना दोगे ना? अरे हाँ हाँ साहूकार जी, मैं जरूर बना दूंगा। कब देना है घर में 10 किलो चाउमीन? अरे वो तो तू घर आकर बता कर लेना, मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, शाम को काम निपटा कर आ जाता हूँ। सुरेश साहूकार के घर जाता है, लेकिन वहां मियाँ बीवी मिलकर उसे बंधक बना लेते हैं। अरे मुझे क्यों बांध रखा है? मुझे छोड़ दो। आज से तेरा ठेला मैं लगाऊंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। साहूकार एक आदमी को सुरेश की निगरानी में लगा देता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन, अरे साहूकार जी, आप कब से चाउमीन बेचने लगे और अपना ये सुरेश कहाँ गया? अरे वो तो शहर गया है, उसका कोई काम निकल आया था। बोल रहा था कि जब तक वो ना आए तब तक मैं ही उसके ठेले का काम कर दूं। पैसे भी तो बहुत उधार ले रखे थे उसने। लगता है कर्जा भरने के डर से भाग गया है। अरे पर वो तो बोल रहा था कि उसने सारा कर्जा उतार दिया है, और वो क्यों भागेगा? इतना तो कमा रहा था। अरे मुझे क्या पता। अरे चाउमीन खाना है तो बोलो, नहीं तो भागो यहाँ से। अरे हाँ हाँ, दे दो दे दो। अब तो चाउमीन खाना पूरे गांव के लोगों के लिए आदत ही बन गया है। ना खाओ तो नींद ना आए। हाँ हाँ, तो लो और निकालो 50 रुपए। 50 रुपए क्यों? सुरेंद्र तो 10 रुपया में देता था। अरे वो पागल था, मैं थोड़ी ना हूँ। गांव वाले, जिनको चाउमीन की लत लग गई थी, वो करते भी क्या, दे दो और ये लो 50 रुपए। लेकिन फिर साहूकार उन लोगों को प्लेट में थोड़ी सी चाउमीन रख देता है। अरे ये क्या, पैसे 5 गुना ज्यादा और चाउमीन बस इतनी सी। अरे साहूकार साहब, भगवान से तो डरो। बस फिर क्या था, साहूकार की मन मर्जी चलने लग जाती है और गांव वाले करते भी क्या। एक रोज, मुझे तो लगता है कि सुरेश को साहूकार ने मार डाला होगा, क्योंकि उसका काम इतना अच्छा चल रहा था,
फिर वो क्यों जाता, और वो भी साहूकार के हवाले दुकान करके? ना बाबा ना। अगले रोज भाग्यवान, देखो तो जरा, इस सुरेश भी ना कितना पागल था। जिस काम से वो ज्यादा पैसे बना सकता था उससे इतने कम पैसे छाप रहा था। 50 रुपए प्लेट में भी गांव वाले खूब खा रहे हैं चाउमीन। हाँ जी, और जितने में वो लोगों को 10 प्लेट खिलाता था भर भर कर हम लोग उतने में 20 प्लेट बना रहे हैं, क्यों जी? वहीं सुरेश रोज भगवान से मांगता कि बस एक बार वो किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो जाए, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकामयाब होती। फिर एक दिन, अरे भाग्यवान, ऐसा कुछ करो कि चाउमीन बनाने का खर्चा आधा हो जाए, जिससे हम लोगों को और मुनाफा हो। ना जी, मुझे तो कोई तरकीब ना सूझ रही। अरे सुनो, एक काम करते हैं, चाउमीन बनाने में जो सब्जी लगती है वो मंडी में लेने तुम देर रात चली जाना। तब तक वो सारी सड़ी गली सब्जी जो दुकानदार वहीं फेंक जाते हैं वो उठा कर ले आना फ्री में। अरे वाह जी वाह, आप तो बहुत समझदार हैं जी। बीवी वैसा ही करती है, लेकिन अब लोग चाउमीन खाते तो मुंह बनाकर। फिर एक बार, अरे राम राम राम, ये पेट में दर्द काहे हो रहा है? आई, 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 आई। हाय रे हाय, मेरा भी पेट दर्द के मारे फटा जा रहा है। सभी को शक हो जाता है कि उन लोगों को चाउमीन खाने से ही ये बीमारी हो गई है। वहीं दूसरी तरफ जो आदमी सुरेश की निगरानी कर रहा था वो सो रहा होता है और मौका देखकर सुरेश वहां से भाग जाता है। सुरेश गांव वालों के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता देता है। बस अब क्या था, साहूकार के घर पुलिस पहुंच जाती है। चलो, तुमने गांव के लोगों को खराब सब्जी वाली चाउमीन खिलाकर बीमार किया और सुरेश को बंधक बनाया। तुम्हें इसीलिए हम गिरफ्तार कर रहे हैं। साहूकार को पुलिस ले जाती है और फिर अगले दिन से सुरेश का ठेला गांव के बाजार में लग जाता है, जहां अब पहले से ज्यादा भीड़ होती है। गांव की जिठानी शांति अपने 2 बेटों अर्नव और आरुष के साथ शांति से जीवन बिता रही थी, लेकिन शांति के पति सोहन से उसकी कभी कभार थोड़ी अनबन हो जाती थी। एक दिन शांति रोज की तरह सुबह का खाना बना रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। घंटी की आवाज सुनकर वो दरवाजे की ओर जाते हुए कहती है, अरे आती हूँ, कौन है? सब्र करो। शांति दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके जेठ मोहनदास सामने खड़े होते हैं। वो सक पकाकर अपना घूंघट करती है और पैर छूकर कहती है, आइए आइए जेठ जी। कैसी हो शांति? जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, सब आपकी मेहरबानी है भाई साहब। शांति और मोहनदास की बातें सुनकर शांति का पति सोहन और उसके दोनों बेटे बाहर आ जाते हैं। अरे भैया राम राम, कैसे हो आप? राम राम भाई। अरे शांति, ऐसे खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? चाय कॉफी कुछ लेकर आओ, भैया आए हैं। शांति तेजी से रसोई की ओर आगे बढ़ती हुए कहती है, अरे मेरी माँ, गेट खोलने के चक्कर में मेरे तो चावल ही जल गए। वो दौड़ी दौड़ी रसोई में जाती है और देखती है कि सारे चावल जल गए हैं। वो दोबारा चावल बनाने में लग जाती है। इतने में सोहन आवाज लगाता है, अरे शांति, तुम्हारे चावल का रोना खत्म हो गया हो तो चाय ले आओ। जी लाती हूँ अभी। शांति जल्दी जल्दी चाय बनाती है और मोहनदास को चाय देती है। सब एक दूसरे की खैर खबर पूछते हुए चाय पीते हैं। चाय खत्म होती ही मोहनदास शांति की ओर देखते हुए मजाक में कहते हैं, शांति, अब तुम्हारी चाय में दम नहीं रहा, अब हमें चाय बनाने वाली बदलनी पड़ेगी। ये कैसे मुमकिन होगा जेठ जी, घर और बाहर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है और कभी कभी जल्दी जल्दी के चक्कर में काम बिगड़ जाते हैं, जैसे आज चावल जल गए। अरे इसी का तो हल लेकर आया हूँ। मैंने रिश्ता देखा है अर्नव और आरुष के लिए। दोनों लड़कियाँ बहुत सुंदर और सुशील हैं। अगर आप दोनों इजाज़त दें तो बात करूँ आगे। सोहन और शांति रिश्ते की बात सुनकर कहते हैं, अब ठीक है, बात चलाइए ना भैया, पर पहले लड़की के बारे में कुछ बताइए तो सही। हाँ हाँ भाई साहब, लड़की कैसी है, परिवार कैसा है, कहाँ के रहने वाले हैं? देखो, परिवार तो बहुत अच्छा है, पर वे दोनों लोग बहुत गरीब हैं। दहेज में कुछ मिलेगा नहीं। अरे हमें दहेज में कुछ चाहिए भी नहीं, बस लड़की संस्कारी होनी चाहिए। एक लड़की तो पढ़ी लिखी है और शहर की रहने वाली है, पर दूसरी अपनी गरीबी की वजह से पढ़ न सकी और गांव में रहती है, लेकिन दोनों है बहुत खूबसूरत।
अगर तुम सबको देखते ही पसंद ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। आप पर तो हम आंखें मूंद कर भरोसा कर सकते हैं भैया। आप आगे बात चलाइए, हम शादी करने को तैयार हैं। कुछ ही दिन में अर्नव और आरुष की शादी हो जाती है। आरुष की शादी अनपढ़ लड़की मंजरी से हो जाती है, जो कि बहुत भोली भी होती है। और अर्नव की शादी पढ़ी लिखी लड़की तनुजा से हो जाती है, जो कि घमंडी और चालू होती है। एक दिन मंजरी घर के काम कर रही थी कि अचानक शांति उसे आवाज लगाती है। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, मंजरी जल्दी यहाँ आओ। मंजरी जल्दी जल्दी शांति के पास जाती है। बेटा मेरे पैर दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है। जी माँ जी, बस बर्तन धोकर आती हूँ। अरे बैठ यहाँ, मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। बर्तन छोटी बहू धो लेगी। मंजरी शांति के पैर दबाने लगती है तो शांति तनुजा को आवाज लगाती है। छोटी बहू, ओ छोटी बहू। तनुजा थोड़ी देर से आराम से चलकर आती है। जी माँ जी, आपने बुलाया मुझे? आपको कोई काम था क्या? तू कुछ काम कर रही है या? शांति की बात काटते हुए तनुजा बोलती है। कुछ नहीं माँ, फोन पर अपने घर पर बात कर रही थी। अरे बाद में बात करियो अपने घर वालों से, पहले जाके बर्तन धो ले। तनुजा मुंह बनाते हुए अपनी जिठानी की ओर देखती है और मन ही मन कहती है, ये महारानी वहाँ बैठी है, ये नहीं कि बर्तन धो ले। मैंने इतनी पढ़ाई बर्तन धोने के लिए की थी क्या? तनुजा दांत पीसकर वहां से चली जाती है। अगले दिन सब दफ्तर चले जाते हैं, तभी डाकिया चिट्ठी लाता है। शांति चिट्ठी लेकर मंजरी से कहती है, बड़ी बहू, जरा छोटी बहू को बुलाना, एक चिट्ठी आई है। मेरी तो आंखें कमजोर है तो मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा। मंजरी तनुजा के पास जाकर कहती है, तनुजा, तुम्हें माँ जी बुला रही हैं। मुझ पर हुक्म मत चलाओ, काम बताओ काम। अरे मैंने तुम पर कहाँ हुक्म चलाया, और हुक्म चला भी दूंगी तो क्या हुआ, तुम तो मेरी छोटी बहन की तरह हो ना। तुम जैसी अनपढ़ जाहिल और गांव की गवार मेरी बहन नहीं हो सकती। बेचारी मंजरी तनुजा की बात सुनकर अपना सा मुंह लेकर रह गई। कोई चिट्ठी आई है, माँ जी तुमसे पढ़वाना चाहती है, बस इसलिए बुला रही हैं। मुंह टेढ़ा करके तनुजा मंजरी का मजाक बनाती हुए कहती है, अनपढ़ कहीं की। तनुजा का ऐसा बर्ताव देखकर बड़ी बहू बहुत दुखी होती है। तनुजा को अपनी पढ़ाई का घमंड इतना हो गया कि अब वो घर के कोई काम नहीं करती और अपनी जिठानी का मजाक बनाती रहती। तनुजा का ये बर्ताव अब उसकी सास को भी नजर आने लगा था। एक दिन शांति ने अपनी बड़ी बहू से कहा, मंजरी, तनुजा हर समय तुम्हारा मजाक उड़ाती है, तुम्हें गुस्सा नहीं आता क्या? आता तो है माँ जी, लेकिन मैं क्या करूं? जब भी उसे कुछ बोलती हूँ वो और भी जली कटी बातें मुझे सुनाकर चली जाती है। मैं उसे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती हूँ, लेकिन उसके दिल में मेरे लिए कोई इज्जत नहीं। बहू, तूने वो कहावत सुनी है, जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाला अपराधी होता है। मंजरी अपनी सास का इशारा समझ जाती है। वो अपनी देवरानी को सबक सिखाने की ठान लेती है और एक दिन शांति अपनी दोनों बहुओं के साथ बैठी थी तो शांति अपनी बड़ी बहू से पूछती है, अरे बहू, शाम होने को है, कुछ सोचा है क्या बनेगा खाने में? माँ जी, मेरे तो सर में बहुत दर्द है आज। मेरी प्यारी देवरानी ही कुछ अंग्रेजी खाना बनाकर खिलाएगी। सुना है पढ़े लिखे लोग अंग्रेजी खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, क्यों तनुजा? इतना कहकर मंजरी अपनी सास की ओर देखकर मुस्कुरा दी। तनुजा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो गई। इतने में शांति कहती है, ये तो सच बात है छोटी बहू, ये तो मैंने भी सुना है। हम भी पक गए हैं बड़ी बहू के हाथ का खाना खा खा कर। तनुजा, तुम्हारी माँ भी तो तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ करती हैं। आज हमें भी खिला दो कुछ अच्छा सा बनाकर। शांति की बात सुनकर छोटी बहू और आसमान पर चढ़ गई, पर उसे ये कहाँ पता था कि उसकी सास और जेठानी उसे सबक सिखाना चाहती हैं। तनुजा अपनी तारीफ सुनकर खुश तो बहुत होती है, पर सोचने लगती है, मुझे तो कैसा भी खाना बनाना नहीं आता। अब मैं क्या करूंगी? अगर मैंने इनको सच बता दिया तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे छोटी बहू, क्या सोच रही हो? खिलाओगी ना अपने हाथ का अंग्रेजी खाना? छोटी बहू हाँ में सर हिला देती है। अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। मैं इंटरनेट से देखकर कुछ बना लेती हूँ, मेरी वाहवाही पूरे घर में हो जाएगी। मुझे कौन सा रोज रोज बनाना है। माँ जी, आज आप सबको ऐसा खाना खिलाऊंगी कि
इतने में शांति छोटी बहू की टांग खींचते हुए कहती है, कि पता नहीं कैसा खाना खिलाओगी। ए ऊपर वाले, हमारी रक्षा करना। इतना बोलकर शांति और मंजरी दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब तनुजा रसोई घर में चली जाती है और खाने की तैयारी करने लगती है, पर उसे रसोई घर की चीज़ों के बारे में तो कुछ नहीं पता। जैसे तैसे सारी चीज़ें निकालती है और इंटरनेट पर देखकर खाना बनाती है। कुछ ही देर में सब लोग घर आ जाते हैं। अरे सुनते हो, आज का खाना हमारी छोटी बहू बना रही है। अरे वाह, आज तो फिर कुछ अंग्रेजी खाना खाने को मिलेगा। कुछ ही देर में खाना बन जाता है तो छोटी बहू सबका खाना लगा देती है। इतने में बड़ी बहू कहती है, क्या बात है देवरानी जी, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये बात तो सही कही बड़ी बहू तूने, खुशबू तो अच्छी है। ऐसी खुशबू तो मेरे खाने में भी नहीं आती। सब मिलकर छोटी बहू की बहुत तारीफ करते हैं और छोटी बहू 7वें आसमान पर बैठ जाती है। अब सभी खाना खाते हैं। जल्दी जल्दी दो, अब तो मुंह में पानी आ रहा है। हाँ हाँ, मुझसे भी नहीं रुका जा रहा। जैसे ही सोहन एक निवाला खाता है तो उसकी आंखों से पानी आने लगता है। ये देखकर शांति सोहन से पूछती है, क्या हुआ जी, खाना इतना अच्छा बना है कि आंखों से पानी आ गया। सोहन चुप रहता है और धीरे धीरे से खाना शुरू कर देता है। इतने में सोहन छोटी बहू से कहता है, बेटी तुम भी तो खाओ, तुम क्यों रुकी हो, खाना सच में बहुत अच्छा है। ये कहकर सोहन जोर से हंस देता है। फिर सब खाना खाने लगते हैं, लेकिन खाने में नमक और मिर्च तेज हो गई थी। तनुजा से कोई कुछ नहीं बोलता, बल्कि उसे भी खाने को कहते हैं। जैसे ही छोटी बहू खाना खाती है वो पानी पानी कहकर चिल्लाती है, पानी, इसमें तो पानी। ये खाना तो सच में इतना अच्छा बना है कि हमारे साथ साथ देवरानी जी भी इसके स्वाद को कभी नहीं भूल पाएंगी। सही कहा बहू। तनुजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी सास से कहा, माँ जी ये मेरी गलती नहीं है, इंटरनेट पर दिखाया था कि 4 चम्मच नमक और मिर्च डालने हैं। अब मंजरी को भी मौका मिल गया और उसने तनुजा पर तंज कसा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, हर जगह अपनी पढ़ाई दिखाती हो, दूसरों का मजाक उड़ाती हो। अब पता चला ना, हर चीज़ में पढ़ाई काम नहीं आती। और तुम तो शहर में रही हो, तुम्हें तो मुझसे भी अच्छा खाना बनाना आना चाहिए ना। बेटा, अगर तूने ठीक से सब सीखा होता तो आज तुझे शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। बात शहर या गांव की नहीं होती। मंजरी गांव से आई है, लेकिन उसे घर का काम करना और खाना बनाना सब अच्छी तरह से आता है। तुम शहर में रही हो, तुमने ये सब क्यों नहीं सीखा? छोटी बहू सर नीचा कर सबसे माफी मांगती है और बहुत शर्मिंदा होती है। दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा, पर आपने मुझे हमेशा ही माफ किया। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब दोनों बहुएं मिलकर घर का काम करने लगी और एक दूसरे को अपने गुण बांटने लगी। मंजरी ने अपनी देवरानी को खाना बनाना और घर का काम करना सिखाया, वहीं तनुजा ने भी अपनी जिठानी को पढ़ना लिखना सिखाया। शांति और सोहन ऐसी बहुएं पाकर बहुत खुश थे। गांव की बहन। फूलमती काकी, अंजलि दीदी के लिए शहर से फोन आया है, जल्दी से भेजो दुकान पे, नहीं तो फोन कट जाएगा। हाँ हाँ बेटा, अभी भेजती हूँ। अंजलि बेटा, तेरे लिए शहर से फोन है, सब काम छोड़ के जल्दी जाके सुन ले, नहीं तो फोन कट जाएगा। हाँ माँ, अभी जाती हूँ, जरूर मीनाक्षी दीदी का फोन आया होगा। हाय अंजलि। नमस्ते दीदी, मेरा मतलब हाय, कैसी हो आप? यहाँ तो सब ठीक है। मामा मामी कैसे हैं? तू कैसी है? मेरे तो एग्जाम्स होने वाले हैं, हर रोज कॉलेज जाना पड़ता है, लेक्चर्स, एक्स्ट्रा क्लासेस, प्राइवेट कोचिंग। ओ मैं तो इतना थक जाती हूँ, क्या बताऊँ। आपकी कॉलेज वाली बहन जी आपको इतना पढ़ाती है, तो घर कब जाती हैं आप दीदी? अरे नहीं नहीं, ये सब सिर्फ मेरी प्रोफेसर नहीं पढ़ाती, मैं अलग से दूसरे टीचर्स के पास भी पढ़ने जाती हूँ। दीदी फिर तो आप बहुत थक जाती होगी ना, आप ना पैदल मत जाया करो, टांगा ले लिया करो दीदी। नहीं मेरी भोली बहन, ना मैं पैदल जाती हूँ, ना ही यहाँ टांगा मिलता है, मैं बस से जाती हूँ और थोड़ी दूरी के लिए रिक्शा ले लेती हूँ। सच्ची? वहाँ पर टांगे नहीं बस चलती है? वाह, वो भी हर रोज? हमारे गांव में भी बस आती है, दिन में 2 बार।
यही तो खास बात है शहर की। यहाँ बसें पूरा दिन दौड़ती हैं सड़कों पर, और सिर्फ बसें ही नहीं, कार, स्कूटर और ट्रक भी। और तो और थोड़ी दूरी पर तो हवाई जहाज भी है, जहाँ से हवाई जहाज आसमान में उड़ते हैं। अच्छा दीदी, मैं फोन रखती हूँ। बुआ जी फूफा जी को मेरा नमस्ते कहना। हाँ माँ, हम लोग शहर में क्यों नहीं रहते? बुआ जी फूफा जी और मीनाक्षी दीदी तो शहर में ही रहते हैं। अरे क्योंकि तेरे बुआ जी की शादी शहर में हुई थी, इसलिए बेटा। शादी से पहले वो भी तेरे पापा और दादा दादी के साथ गांव में ही रहती थी। तो फिर बा, मुझे शहर भेज दो ना, मैं भी शहर देखना चाहती हूँ। इतनी बार मीनाक्षी दीदी से शहर के बारे में सुन चुकी हूँ, अब मैं भी वहाँ जाकर देखना चाहती हूँ। बस आप मुझे शहर भेज दो। ठीक है, इस बार गर्मियों की छुट्टियों में कुछ दिन रह आना शहर, अपनी बुआ के घर। अब तो खुश ना? हाँ माँ, बहुत खुश। आप देखना मैं शहर जाके कितने मजे करती हूँ। अंजलि अगले दिन स्कूल जाती है और वहाँ अपने सारे दोस्तों को अपने शहर जाने की बात बताकर चिढ़ाती है। अरे श्रद्धा, शीतल, सरोज, तुम लोग इन गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ जा रही हो? एकादशी वाले गांव के मेले में। हम तो दूसरे गांव में नानी के घर जाएंगे। उनका घर नहर के किनारे है, बड़ा मजा आएगा। हम इस बार कहीं नहीं जा रहे, बल्कि हमारे घर में रहने के लिए मेहमान आएंगे। और तू? अरे मेरा क्या है, मैं तो बस पास वाले शहर जा रही हूँ, अपनी बुआ जी के घर। वहीं रहूंगी कुछ दिन। तुम लोग चिंता मत करना, मैं चिट्ठी लिखूंगी तुम सबको वहाँ से। पापा मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, जी घबरा रहा है। बेटा, शहर आने की जिद भी तो तूने ही की थी। अब पहली बार बस में चढ़ी है तो यही होना था। भुगतो अब। अरे मामा जी, अंजलि, आप लोग आने से पहले बता तो देते, मैं लेने आ जाती बस स्टैंड तक। आओ आओ भैया, आओ बेटी अंजलि। माँ बुआ जी कैसे हैं वहाँ, और भाभी कैसी हैं? सब ठीक है, बस अंजलि जिद कर रही थी कुछ दिन आप लोगों के साथ रहने की, सो छोड़ने आ गया। दीदी, आप मुझे शहर घुमाने ले जाओ ना, मुझे भी शहर देखना है। हाँ हाँ चल, तैयार हो जा जल्दी से। अंजलि तैयार होने जाती है और कुछ देर बाद जब बाहर आती है तो अरे ये क्या कर दिया तूने? मार्केट तक ही तो जाना है। इतनी डार्क रेड लिपस्टिक, इतने बड़े बड़े झुमके और चूड़ियां और चेहरे पर इतना सारा पाउडर। मेरी बहन, ऐसे नहीं चलेगा। जा और ये सब हटा के आ। अरे कैसे, क्यों? मैंने शहर आने के लिए इतनी मेहनत से ये सब इकट्ठा किया था। और वैसे भी मैंने देखा है मोहल्ले की राधा काकी के टीवी पर एक फिल्म चल रही थी, उसमें हीरोइनें ना ऐसे ही तैयार होकर जाती है घूमने। सब पता है मुझे, मैं तो ऐसे ही जाऊंगी दीदी। अंजलि शहर की चकाचौंध को देखकर बहुत हैरान और खुश होती है। ऊंची ऊंची इमारतें, सड़क पर दौड़ती गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी दुकानें, उसकी एक्साइटमेंट का ठिकाना नहीं था। दीदी, ये छोटा सा कमरा सड़क के किनारे क्यों रखा है? इसमें कौन रहता होगा? ये कमरा नहीं, पीसीओ है, पीसीओ। यहाँ पर लोग फोन करने आते हैं सिक्का डालकर। ओ, हमारे गांव में तो दुकान पे ही जाते हैं बात करने। अच्छा चल, तुझे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले चलती हूँ। एक्सक्यूज मी, 2 प्लेट नूडल्स प्लीज एंड 2 कोला। मीनाक्षी को ऑर्डर प्लेस करते हुए अंजलि बहुत ध्यान से देखती है और थोड़ी ही देर में ऑर्डर लेकर वेटर आ जाता है और खाना टेबल पर रख देता है। अरे ये लंबी लंबी सेवइयाँ खाते कैसे हैं दीदी? और इसके साथ कोई अचार, प्याज, मूली कुछ भी नहीं दिया, बस ये छोटा सा पेट खुजाने वाला दे दिया है। गांव में तो छोटे छोटे चावल ही होते हैं जो कि हाथ से ही खा लेती हूँ। अब इसे कैसे खाऊं दीदी? एक्सक्यूज मी, एक चम्मच प्लीज, और लिटिल प्याज और अचार और मूली और एक गिलास मट्ठा, वो बाद में। हाँ, अब ये सब सुनकर आसपास बैठे लोगों को हंसी आ जाती है। मीनाक्षी भी अपनी हंसी किसी तरह रोकने की कोशिश करती है और वेटर मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला जाता है। अंजलि समझ नहीं पाती कि सब किस बात पर हंस रहे थे, लेकिन वो छिप जाती है। दीदी
मुझे लगता है कि मुझे इन सेवइयों को ऐसे ही खा लेना चाहिए, इसी पीठ खुजाने वाले कांटे के साथ। एक काम कर, तू मुझे खाते देख, जैसे मैं खाऊं तो भी वैसे ही खा ले। ठीक है दीदी। अंजलि खाते खाते नूडल्स में सिरका ज्यादा डाल देती है, फिर ऊपर से नमक दानी से खेलते हुए काफी नमक भी अनजाने में छिड़क लेती है। अरे ये क्या क्या खा लिया? अरे हाय हाय, कितना कड़वा है। पानी पानी, ये काला शरबत ही पी लेती हूँ। और जल्दबाजी में अंजलि जल्दी जल्दी कोला पी लेती है, जिससे उसके नाक में झंझनाहट होती है। दीदी मुझे ले चलो यहाँ से, मैं ये सब शहरी खाना नहीं खा सकती। अब शर्म के मारे मीनाक्षी अपनी बहन को वापस घर ले जाती है और कहती है कि देख अंजलि, माना कि शहर और गांव एक दूसरे से बहुत अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा शहर ही बेहतर हो और उस वजह से हमें वो सब करना पड़े जो हम नहीं कर सकते। शहर में सहूलतें तो हैं ही, पर चुनौतियां भी हैं। हम जहाँ भी रहें, हमें कभी अपने आप को कम या ज्यादा नहीं समझना चाहिए। और किसी भी नई जगह में ढलने में समय लगता है, उसके लिए तुम्हें दूसरों की नकल करने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा, घूम लिया शहर या अभी और घूमना है? नहीं पापा, मैं अपनी गलती समझ गई हूँ, आप गांव ही ले चलिए मुझे। गांव में फैशन शो। शहर की फैशन डिजाइनर रितु की शादी गांव के जमींदार शेर सिंह से हो जाती है, लेकिन शहरी कामकाजी रितु का गांव में मन नहीं लगता। क्या सासू माँ, ये गांव में तो कुछ नहीं है, मेरा दिल ही नहीं लगता यहाँ, क्या करूं मैं? अरे बेटा, जहाँ पति का कारोबार, बीवी तो वही अच्छी लगती है ना। अब हम लोग इतने पैसे वाले हैं कि गांव में मेरे बेटे लायक लड़की ही नहीं मिली। अरे माँ, मैं तो ये बोल रही हूँ कि क्या करूं जिससे मेरा थोड़ा दिल लगे। अरे बेटा, मैं भी शहर की थी, यहाँ आकर मैंने गांव में स्कूल खोल लिया। बच्चों को पढ़ाती थी तो मन लग जाता था। तू भी कुछ देख ले जिससे गांव की बहू बेटियों का भला हो जाए और तेरे जमींदार ससुर जी का नाम भी हो जाए। रितु क्या करती? फैशन डिजाइनिंग वाले कपड़ों को गांव की औरतों पर कैसे ट्राई करती। लेकिन एक दिन, अरे क्या बात है डार्लिंग, बड़ी जल्दी उठ गई। और ये हाथ में फेविकॉल और कागज, कहाँ जा रही हो? मैंने सोच लिया है कि मैं अपना फैशन बुटीक खोलूंगी, गांव की औरतों को सजा धजा कर फैशन शो करूंगी और यहाँ की औरतों को भी शहर के फैशन से वाकिफ करवाऊंगी। फैशन और यहाँ की औरतें, अरे इन लोगों को तो बस चूल्हा चौका आता है। खाली समय में एक दूसरे के सर से जुएं निकालती हैं या फिर अचार पापड़ बनाती है। इन लोगों के बस की नहीं है फैशन को समझना। लेकिन रितु मानती नहीं। वो पूरे गांव में पोस्टर चिपका देती है कि किसी को भी नए डिजाइन के कपड़े पहनने का शौक है तो जल्दी जमींदार की बहू से मिले। लेकिन रितु की दुकान में 2 दिनों तक तो कोई आता ही नहीं। पर एक दिन, अरे कमला, क्या हुआ, क्या देख रही हो? ये पुतला देख रहा है दीदी। क्या दिख रहा है इसमें ऐसा? अब देखो तो दीदी, ये पुतला मेरे जैसा ही है ना, पतला दुबला लंबा, बस मैं काली और ये गोरा। तू ये बता, इस पुतले के कपड़े तुझे कैसे लग रहे हैं? अरे कपड़े तो बहुत ही सुंदर है दीदी, लेकिन तू ना बस कल इसी समय आ जाना और अपने जैसी 2-3 और को भी ले आना। अगले दिन कमला 2 लड़कियों को लेकर आ जाती है। रितु उन लोगों को अपने हाथ के सिले कपड़े पहनाती है और घर भेज देती है। उन लोगों को गांव की दूसरी औरतें भी देखती हैं। और फिर क्या, अगले दिन रितु जब दुकान खोलती है तो सामने बहुत सी औरतें उसके बनाए डिजाइनर कपड़े पहनने को तैयार खड़ी होती हैं। तुम लोगों को कपड़े के साथ ही हल्के मेकअप और स्किन केयर की भी क्लास देनी पड़ेगी। रितु गांव की औरतों को फैशन का ज्ञान देने में लग जाती है। एक दिन रितु का पति कहता है, अरे रितु, तुम्हारी फोटो पेपर में आई है। क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया मैंने, क्या लिखा है?
अरे लिखा है गांव में होगा अब फैशन वीक। अरे हाँ, कल ना कोई फ़ोन आया था मीडिया वालों का, तो मैंने भी बोल दिया कि फैशन शो तो अब गांव में होगा। लग रहा है उसी की खबर बना दी है। तभी रितु को एक फ़ोन आता है। हेलो, कौन बोल रहा है? जी मैं काम्या बात कर रही हूँ लुक में फैशन वीक से। हम लोगों ने आपका काम देखा। हम शहर वर्सेस गांव का फैशन थीम में एक फैशन शो आपके गांव में करना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं अपनी मॉडल्स के साथ शो में हिस्सा ज़रूर लूँगी। बस अब क्या था, वो दिन भी आ जाता है जब रितु की गांव की गोरी शहर की छोरी के साथ स्टेज शो में हिस्सा लेती हैं। शो के बाद अरे आपकी वो जो कलेक्शन है ना, मैं उसकी पूरी सीरीज खरीदना चाहती हूँ। सच में आपने वो कपड़े डिज़ाइन करे जो आज के लोग आसानी से घर और बाजार में पहन सकते हैं। और बजट में भी है। हम भारतीयों के लिए तो ये डिज़ाइन बेस्ट है जी। वैसे आपने क्या सोचकर ये कपड़े बनाए और आप इसे कितना आगे और लेकर जाना चाहती हैं? औरतें और फैशन एक दूसरे के पर्यायवाची है। तो ये किसने कहा कि गांव की औरतों को डिज़ाइनर कपड़े पहनने का हक नहीं? मेरा मानना है कि शौक सभी औरतों में होता है। ज़रूरत है तो बस उसे जगाने की, उनके हिसाब और बजट के कपड़ों की जो मैंने बनाए और सबको पसंद भी आए। अब रितु का गांव हर जगह प्रसिद्ध है, ना सिर्फ रितु के लिए बल्कि वहाँ की औरतों की फैशन के लिए भी। घर आई लक्ष्मी बॉम्ब। रात होते ही परिवार पर छा जाता है डर का साया, क्योंकि छत पे से आती है किसी के चलने की तो कभी किसी के हंसने की या रोने की आवाज़। अरे ये कैसी आवाज़ है? ढम ढम ढम। सुनो, चुपचाप चद्दर ओढ़ कर सो जाओ। तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या? लग तो रहा है, पर तुम्हारे खर्राटे की आवाज से तो कम डरावनी आवाज ही है ना। मैं बहू और आदित्य को उठाती हूँ। अरे इतनी रात को उन्हें उठाना ठीक नहीं रहेगा, तो छोटू को उठा देती हूँ। अरे छोटू अभी छोटू है, उसको मत डराओ। अरे कॉलेज जाने लगा है, इतना छोटा भी नहीं है। देखिए जी, मुझे तो लगता है कि हमें हवन करवा लेना चाहिए। कब तक हम इस डर में जिएंगे? अगली सुबह घर में काम वाली दीदी नहीं आती। मम्मी जी, उसने बोला कि अब वो नहीं आएगी, अपने घर पे भूत का साया है। मम्मी जी। अरे आप मुझे मम्मी बोल के शर्मिंदा क्यों कर रही हैं? अरे मैं अपनी माँ को याद कर रही हूँ बहू। माँ जी, मुझे तो कभी कुछ भी सुनाई नहीं दिया घर में। अरे तुम और तुम्हारे पतिदेव घोड़े बेच के सो जाते हो। अरे भूत तुम्हें परेशान करने भी आ जाए ना तो खुद परेशान होके चला जाएगा, क्योंकि तुम तो उठोगे ही नहीं, भूत का टाइम वेस्ट कर दोगे। मम्मी, मैंने ना नई काम वाली दीदी को कॉल किया था, शाम को आ जाएगी, और ये भूत वगैरह ना कुछ नहीं होता। अरे बेटा, कभी हमारे कमरे में सोएगा तो पता चलेगा। एक टोटका करती हूँ, अगर जल्द ही आवाज आना बंद नहीं हुआ ना तो मैं हवन करवाऊंगी घर में। माँ जी बहुत परेशान है, घर में भूत है इस बात से डर के बार बार काम वाली दीदियाँ काम छोड़कर चली जाती हैं, और ना ही कोई पड़ोसी उनके घर आना पसंद करता है। शाम को वो एक नई काम वाली दीदी का इंटरव्यू लेती हैं। मैं इस काम की क्वीन है, लिव लाइफ क्वीन साइज, बड़ा काम बैड प्राइस, इसीलिए 5,000 से 1 रुपया कम नहीं लूंगी, नहीं तो मैं चली। अरे ले लेना, वैसे भी इस घर में कोई आना ही नहीं चाहता। अरे कोई भूत चुड़ैल का सीन है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर हो ना तो पहले ही बता देना, अपन अच्छे अच्छे भूत को गायब किए लिए है। हैं? सच में? हाँ जी माँ जी, लक्ष्मी घर की सफाई और बातों का सफाया करने में एक्सपर्ट है। तुम मेरी एक मदद करोगी? देखो, घर का बाहर काम हुआ ना तो अलग पैसे लेगी, मैं हिसाब की पक्की हूँ। बताओ किस टाइप का भूत है?
अरे रात को ना छत से ऐसी आवाज आती है जैसे कोई चल रहा हो। एक बार बाबूजी ने जाके देखा तो छत पे कोई नहीं था। कभी वहां से हंसने की तो कभी रोने की आवाज आती है। अच्छा, मैं क्या बोले ली है, एक काम करो, सबको बुला लो यहाँ पर। लक्ष्मी के कहने पे छोटू, बाबूजी, आदित्य और बहू वहां आ जाते हैं। मैं लक्ष्मी, मैं आपके घर में नई हूँ, मुझे लोग लक्ष्मी मॉम भी बुलाते हैं। लक्ष्मी बॉम, ये कैसा सरनेम है? मेरे पिताजी ना पटाखे बनाने की फैक्ट्री में काम करते थे और मेरी जन्म भी दिवाली पे हुई थी, तो दिवाली पे लक्ष्मी भी आती है और बॉम भी, इसलिए लक्ष्मी बॉम। हाँ, यही बताने के लिए यहाँ बुलाया है क्या? अरे नहीं ना, घर में भूत है, उसको भगाना है, सबको साथ देना पड़ेगा। देखो, मुझे तो अभी तक दिखेला नहीं है, जिस दिन मुझे भूत दिखेगा ना, मैं चूड़ियां पहन लूंगी। है? चूड़ी पहनने से क्या होगा? अरे नहीं नहीं, मेरे कंगन खराब हो गए हैं ना, तो नई चूड़ी पहननी है, इसलिए बोल दिया। अरे पॉइंट पे आओ ना। देखो, रात को मैं छत पे सोएगी और अगर भूत आया तो पकड़ लेगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा रिस्क मत लो। अरे अपन को भूत को डराने का है, भूत तो अपन को देख के ही भाग जाएगा। वो तो दिख ही रहा है तुम्हारी शक्ल से। आए, ऐसा शक्ल पे जोक नहीं मारने का, हाँ, वरना लक्ष्मी बम फोड़ देगी, समझी? अरे तुमको क्या पड़ी है भूत पकड़ने की? आज ही आई हो और जासूस बनने चली हो। अरे तुमको बड़ा तकलीफ हो रहा है, कहीं भूत और तुम्हारा कोई गांठ बंधन तो नहीं है ना? हो सकता है, भाभी वैसे भी भूत वाली फिल्में बहुत देखती हैं। अरे देखो, मिलके भूत से लड़ने का है, आपस में ऐसे ना ही लड़ने का। रात को लक्ष्मी भूत के इंतजार में छत पर जाकर सो जाती है। सबको लगता है कि आज तो भूत पकड़ में आ ही जाएगा। आधी रात तक कोई हलचल नहीं होती। तभी अचानक किचन में एक बर्तन गिरता है। माँ जी, बाबूजी और लक्ष्मी किचन में आते हैं। लगता है भूत को पता चल गया कि लक्ष्मी ऊपर सो रही है, इसीलिए रसोई में आया था। या हो सकता है कि आपकी बहू ने भूत को बता दिया हो। अरे हमारी बहू पे शक मत करो, क्या वो चुड़ैलों के खानदान से है तो नहीं, पर उसके मायके वाले कम भी नहीं है जी। अब मैं ना कल किचन में सोएगी, यहाँ भूत आया तो पकड़ लेगी। हाँ, पर ये बात किसी को बताना मत या जोर से बोलना भी मत, वरना भूत को पता चल जाएगा। अरे नहीं जी, सबको बताना पड़ेगा, सबको पता होना चाहिए। बाबूजी को तब लक्ष्मी की बातें समझ नहीं आती। अगली सुबह अपन को तो भूत नहीं मिला, बड़ी तेज बन रही थी कल, जैसे भूत को पकड़ ही लेगी। अरे तुम्हें बताया होगा। हाँ हाँ, भूत का तो व्हाट्सएप नंबर है ना मेरे पास, कुछ भी बोल रही हो। सारा घर वहां इकट्ठा हो जाता है। छत पे तो भूत नहीं था, किचन में आवाज हुई थी कल, तो आज मैं किचन में सोएगी। लेकिन लक्ष्मी किचन का बोल के आज भी छत पर ही जाती है और कई दिनों से सूखी पड़ी एक सीमेंट की खाली पानी की टंकी में बैठ जाती है। माँ और बाबूजी को लगता है कि आज किचन से जरूर भूत निकलेगा। है हनुमान जी, लोग बोलते हैं कि भूत भगा दो, मैं बोल रही हूँ कि भूत बुला दो, आज तो पकड़ ही लेगी मैं। थोड़ी देर में बाबूजी और माँ को छत से ढम ढम की आवाज आती है। आ गया, ऊपर है। किचन में नहीं आया, ये तो बड़ा स्मार्ट भूत है। तभी लक्ष्मी की नजर अंधेरे में चल रही एक लाइट पर पड़ती है, जो कभी छत की इस तरफ तो कभी उस तरफ हो रही है। लक्ष्मी टंकी में बैठे बैठे एक बॉम्ब निकालती है और छत के बीचों बीच फेंक देती है। बॉम्ब फट जाता है। बाबूजी, माँ जी, आदित्य और बहू डर के मारे हॉल में निकल आते हैं और देखते हैं कि सीढ़ियों की तरफ से चीखता हुआ छोटू वहां आ रहा है। मम्मी, मम्मी! अरे क्या हुआ छोटू, ऊपर क्यों गया था? भूत देख लिया क्या? वो आवाज कैसी थी? वो आवाज थी लक्ष्मी बाम की। वो भूत और कोई नहीं जी, छोटू ही है।
जो रोज छत पे जाके डम डम की आवाज करते हैं। छोटू तुम? वो बाबूजी मैं। अरे छोटू जी किसी से बात करते हैं फोन पे। अंधेरे में छोटू जी तो नहीं दिखते, पर फोन की लाइट दिखती है और इनके पाँव की आवाज से ही डम 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 की आवाज आती है। छोटू सच सच बोल। मैं अपनी एक दोस्त से बात करता हूँ रात को। आपका और मेरा कमरा आसपास है ना, इसलिए ऊपर जाके बातें करता हूँ ताकि आवाज ना आए। अरे भूत भी पकड़ा गया और उसकी गर्लफ्रेंड भी। अरे पर तुमने डरा के क्यों रखा घर में सबको भूत है करके? डर के मारे कोई चेक थोड़ी ना करने आता, और मैं कभी पकड़ा भी नहीं जाता ना, इसलिए। अरे तेरा तो भूत मैं उतारूंगी छोटू, होने दे सुबह। नहीं माँ जी, तुम्हारा बेटा है, टेढ़ा है पर तेरा है। मारने का नहीं जी, समझाने का। थैंक यू लक्ष्मी, तुम नहीं होती तो। अरे इमोशनल अत्याचार नहीं करने का। मैंने कहा था ना, जिस दिन भूत दिखेगा चूड़ी पहन लूंगी, चूड़ी। तो कल नई चूड़ी दिलवा देना मेरे को। वाह लक्ष्मी, भूत का बॉम्ब तो फ्यूज निकला। ये लक्ष्मी बॉम्ब सही में धमाका कर गया। वैसे एक बात बताओ, तुमने तो कहा था कि तुम किचन में सोने जाओगी, तो छत पे कैसे चली गई? अरे भूत को कंफ्यूज करना था ना, इसलिए मैंने भी झूठ बोला, वरना भूत छत पे क्यों आता है ना भूत। अब सॉरी। नहीं, मतलब कि कल रात को किचन में छोटू ही था। अरे नहीं जी, उसका भूत था। ऐसी मजेदार कहानी के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाएं।